स्वागत है आपके साथ। मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। बाजार में उतार चढ़ाव है, एक रेंज का ही मार्केट है। हालांकि ऊपरी स्तरों से निफ्टी इस वक्त आकर कारोबार कर रहा है और 50 अंकों की ही बढ़त रह गई है। ऊपर से करीब 50-60 अंक नीचे निफ्टी आया है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा है, क्योंकि जो बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं वहां से आज हम कमजोरी देख रहे हैं। एक्सिस बैंक हो गया, फिर कोटक बैंक हो गया, या फिर इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे के सारे बैंक आज लाल निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं। उसके चलते हम प्रेशर भी देख रहे हैं। आज ओएमसीज में अच्छा एक्शन है, बीपीसीएल हो, एचपीसीएल हो, वहां पर अच्छी तेजी है। इसके अलावा पावर स्टॉक्स में बढ़िया मोमेंटम है। सवाल यह है कि क्या आखिरी के 1 घंटे में बाजार में तेजी बढ़ेगी? क्या 22,700 को फिर से क्रॉस करने की कोशिश करेगा निफ्टी? और निफ्टी बैंक पर भी व्यू लेंगे कि रिकॉर्ड ऊंचाई हमने मंगलवार को देखी थी, आज ये प्रेशर है। क्या ये गिरावट आपके लिए खरीदारी का मौका बन रहा है? अगर हाँ, तो कौन से शेयरों में? सारे के सारे जवाब आप ले लेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि शो में आगे हम खास क्या करने वाले हैं। 2:35 पर हम लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स, यानी अपने सभी के सभी एक्सपर्ट से जानेंगे उनके पसंद के 2 शेयर जहां पर ट्रेड करके आपको बढ़िया मुनाफा हो सकता है। 2:40 पर लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन, यानी कि ऑप्शन का एक बेहतरीन ट्रेड आपके सामने रखेंगे। 3 बजे आपके सामने होगा मार्केट एट 3, यानी कि बाजार खोलने के बाद शेयरों को लेकर कौन सी खबरें आई हैं, शेयर कितने चल रहे हैं, इसका पूरा लेखा जोखा होगा फटाफट अंदाज में 3 बजे। 3:05 पर खबर गर्म है, हमारा खास सेगमेंट होगा जिसमें कि डीलिंग रूम में क्या चल रहा है ये हम जानने की कोशिश करते हैं और किसी एक शेयर के बारे में हम एक समग्र जानकारी लेते हैं अपने सहयोगी के जरिए। 3:15 पर बीटीएसटी या फिर एससीबीटी की रणनीति आपके सामने लेकर आएंगे और 3:20 पर इवेंट्स टू वॉच होगा। तो पूरा का पूरा शो है एक्शन पैक्ड, भरपूर एक्शन होने वाला है अगले 1 घंटे में। लेकिन फटाफट ये देख लेते हैं कि बाजार की आज के हाइलाइट्स क्या हैं। 5 बड़ी बातों से शुरुआत कर लेंगे। निफ्टी 22,650 के पास से करीब 50 अंकों के आसपास की इस वक्त तेजी रह गई है। निफ्टी बैंक 49,200 के आसपास है। 49,750, 49,950 तक के स्तर हमने देखे थे मंगलवार को, लेकिन वहां से थोड़ा नीचे है। 12 में से 6 शेयरों पर दबाव है और जो 6 शेयर हैं वो बड़े वेटेज वाले कंपोनेंट्स हैं निफ्टी बैंक के। हालांकि सरकारी कंपनियों में आज एक्शन दिख रहा है। पीएफसी, आरईसी ये ऊपर हैं। ओएमसीज में एचपीसीएल, बीपीसीएल ये शेयर चल रहे हैं। तो ये सरकारी शेयरों का एक्शन बरकरार है। एसजेवीएन में, बीएचईएल में ये तमाम शेयर आज आपको चलते हुए दिखाई देंगे। बढ़िया मूव हम देख रहे हैं। रफ्तार में ऑटो शेयर भी हैं, पूरे तो नहीं लेकिन सेलेक्टिव जरूर रफ्तार में है। बजाज ऑटो में एमएनए में 2 से 3% का उछाल है। बजाज ऑटो ने अपनी आज अप्रैल में बिक्री के आंकड़े जारी किए, 17% का उछाल हमने बिक्री में देखा और उसके चलते आज शेयर को हम देखने की सहारा भी मिल रहा है। नतीजों के दम पर हम देख रहे हैं कि इंडिया मार्ट में अच्छी तेजी है। आज ये वायदा का टॉप विनर भी है करीब 10% के आसपास की तेजी के साथ। इसके अलावा फेडरल बैंक के भी नतीजे आए थे, फेडरल बैंक में भी करीब 3% के आसपास की तेजी है। और इसके अलावा डाबर का शेयर भी चल रहा है। तो ये रहा बाजार का हाईलाइट आपके लिए। लेकिन वायदा बाजार के आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं, क्योंकि आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। समझते हैं जरा। करीब 60 अंक ऊपर है निफ्टी। डिम्पी, संकेत क्या है आंकड़ों से? निफ्टी ऊपर, बैंक निफ्टी नीचे। देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर तो अनवाइंडिंग का प्रेशर हो रहा है और सुबह ही हमने आपको डाइवर्जेंस पहले दिन ही नोटिस करवा दिया था कि देखिए बैंक निफ्टी का लेकर थोड़ा सा टफ है गेम। और आज आईटी इन दोनों के बीच में खाई क्रिएट कर रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अगर आप आईटी का टीसीएस देखेंगे या फिर आईटी इंडेक्स अपने आप में देखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या बैंक निफ्टी क्या कमज़ोर हो रहा है? देखिए, बैंक निफ्टी कमज़ोर नहीं हो रहा है। डाइवर्जेंस ऑलरेडी हम पहले भी देख चुके हैं। इससे पहले भी निफ्टी नहीं चलता था, बैंक निफ्टी चलता था और बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा भी चला रहा है। तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, पीछे हो रहा है। दूसरा पॉइंट, ये तब भी पीछे है जब एचडीएफसी बैंक के अंदर किसी तरह की गिरावट नहीं है, लेकिन एक्सिस और आईसीआई, कोटक और इंडसन, ये चारों बैंकों के जमघट ने बैंक निफ्टी को डेज लो के आसपास आके रुकवाया हुआ है। एक और चीज़ मेरे को आज जो मार्केट के अंदर नोटिस हो रही है कि वैसे स्ट्रक्चरली प्रॉब्लम कुछ नहीं है। हो क्या रहा है कि निफ्टी की अगर आप कॉल पुट में दिखाऊंगा ना, तो आपको दोनों ही कॉल पुट टूटते हुए दिखेंगे। अगर प्रोड्यूसर साहब फायर कर पाए 2 मई की, आज 2 मई है, आज की एक्सपायरी की 22,600 की कॉल और 22,600 की पुट, क्योंकि 22,600 के आसपास हम चल रहे हैं। आप कॉल और पुट देखोगे ना, दोनों का प्रीमियम्स खा गए, दोनों का। और दोनों के दोनों में जो आज परसेंटेज गिरावट है, एक में तो बकायदा 90% तक की गिरावट है। ये 2 मई, ये आपके NAN आ रहा है, इसका मतलब अपडेट नहीं हुआ। यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में NAN है, इसको रिफ्रेश करके आप फायर करोगे तो आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा। इसको हटा दो, कोई कन्फ्यूजन ना हो, दोनों
दोनों में कन्फ्यूजन हो रही है, इसको हटाओ आप। ठीक, मैं ही चलो आपको बता देता हूँ, दोनों के अंदर जो परसेंटेज गिरावट है वो ज़्यादा है और करीब 70-80% है। हो क्या रहा है कि मार्केट एक रेंज में रख के चर्न करेगा। सुबह अगर आप गौर से सुन रहे होंगे तो आपको हमने ये पॉइंट भी रखा था कि ऑप्शंस के ट्रेडर कृपा करके सावधान रहें। ऐसा ना हो कि आपके पैसे चले जाएं आज, और आज जिनके पास पुट्स हैं, जिनके पास कॉल्स हैं, दोनों के पास आज लॉस है। हाँ, लेकिन जिन्होंने दोनों शॉर्ट किए हुए हैं, दोनों का प्रॉफिट आपके पास है। कई बार बाजार ऐसी रेंज में आके रुक जाता है जहाँ पर आपको बहुत ही क्रिटिकली और कैटेगोरली चेक करना चाहिए। और मैंने आज एक बात और भी रखी थी कि हमें नहीं ऐसा लगता है कि आज इंडाइसिस में कुछ पैसा बनेगा। ये बात हमने बहुत क्लियरली आपके सामने रखी थी कि नए वालों के लिए तो टिप को वेट करना चाहिए, पुराने वालों का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, बस और कुछ नहीं है हमारे पास तो बोलने के लिए। एक चीज़ मैं और आपको नोटिस कराता हूँ, इंडिया विक्स। आपको अगर याद होगा सुबह तो हमने एक पॉइंट और भी रखा था कि 7% का इंडिया विक्स आपको शांति से बैठने नहीं देगा। ये 20 पॉइंट नहीं तोड़ेगा निफ्टी को या बैंक निफ्टी को, या कुछ करके दिखाएगा। और आप देखो करीब 200 पॉइंट इसने बैंक निफ्टी को तोड़ा। ये उसके बाद से तोड़ा जब हम आपको नोटिस भी करा रहे थे कि 7% का इंडिया विक्स है और बैंक निफ्टी में सिर्फ 20 पॉइंट की गिरावट है। ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ तो होगा ज़रूर, और ये बात आप अपनी स्क्रीन पर भी नोटिस कर रहे होंगे। खैर, एनी हाउ, अलग अलग स्टॉक्स का जमघट आप यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट के अंदर, और इन्हीं मार्केट के अंदर आपको अलग अलग स्टॉक्स मिल जाएंगे। विवेक कारवा, ध्वनि पटेल, रत्नेश गोयल और संतोष मीना, 4 मेहमान मेरे साथ आ चुके हैं कार्यक्रम में। हम अगला 1 घंटा आपके सामने रहेंगे। कोशिश करेंगे कि आज के जब रेंज का ट्रेड हो, इस रेंज के ट्रेड को कैसे बेहतर किया जाए ये आपके सामने रखेंगे। ध्वनि पटेल वन ऑफ द फाइनेस्ट एनालिस्ट हैं, अच्छा स्विंग ट्रेड पकड़ती हैं। कल हमारे साथ 12 बजे के शो में भी थी मंगलवार को। और ध्वनि मैम, आपका हमने आज रिपोर्ट कार्ड दिखाया था, जो आपने शेयर्स दिए थे उसका करीब करीब 7% का रिटर्न आ रहा था। 12 से 12, मैं कल की छुट्टी को उसमें से हटा रहा हूँ, मंगलवार से लेके बृहस्पतिवार का 12 से 12 हमने कैलकुलेशन किया, करीब 7% का रिटर्न था। संतोष मीना के बारे में आप जानते होंगे कि वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेड देते हैं ये एक्चुअली इनकी खासियत भी मैं बताता हूँ। खासियत उस जगह से ट्रेड ढूंढ के लाते हैं जहाँ से शेयर बिल्कुल चलने को होता है, और फर्स्ट मूवर एडवांटेज देने के लिए जाने जाते हैं। रत्नेश गोयल हमारे बहुत ही शानदार एनालिस्ट हैं और आपको गाइड करते रहते हैं कि मार्केट के अंदर कहाँ पे अच्छे ट्रेड मिल रहे हैं। इनका कैश और डेरिवेटिव्स दोनों एक जैसा है, बहुत ही बेहतरीन पकड़ है दोनों में। और विवेक कारवा का तो आप जानते हैं, इनका नाम विवेक है और ये सारे विवेकवान ही फैसले लेते हैं। और मैं कई बार कह चुका हूँ, बिना विवेक ज्ञान नहीं हुई। अगर बिना विवेक के आप कुछ भी पढ़ोगे, दिमाग लगाओगे, कुछ नहीं आ पाएगा आपके हाथ में। इसलिए विवेक का इस पैनल में होना बहुत ज़रूरी है। विवेक सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए, शुक्रिया आज आप सभी मेहमानों का। रत्नेश जी, आपसे शुरू करें। निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ बताना चाहते हो या सीधा सौदे ही दोगे? अगर बताने के लिए कुछ है इंपॉर्टेंट तो बताओ, नहीं तो फिर सीधा ट्रेड देना शुरू करो सर स्टॉक्स के। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो जो आपने आज जो तारीफों के कसिंदे पढ़े हैं उसमें तो बहुत ज्यादा दबाव आपने बना दिया है। दबाव की राजनीति बहुत ज्यादा चल रही है देश में, उसके तहत आपने भी कदम उठाया है ये। इंडाइसेस में तो खैर हालांकि बहुत ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं है, जैसा आपने पहले बता दिया, तो सीधे ट्रेड पे आ जाए। मुझे ऐसा लगता है दोनों जो मोमेंटम है कैश मार्केट में रहेगा, तो मेरा ये इंट्राडे के साथ साथ में पोजिशनल भी ट्रेड लिया जा सकता है। पहला अमृत आंजन में मुझे ऐसा लगता है कि एक फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट देने को तैयार है आज, तो यहाँ पे 730 का स्टॉप लॉस लगा के 785 का टारगेट हम देख सकते हैं। दूसरा एक वेल कॉर्प में मुझे ऐसा लगता है एक लंबे कंसोलिडेशन बाद में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो 593 का स्टॉप लॉस लगा के 620 का टारगेट हम देख सकते हैं। ठीक है, बाजार को लेकर ये व्यू है, लेकिन चलिए अपने फटाफट सभी एक्सपर्ट से ये जान लेते हैं कि आज क्लोजिंग के लिए आपको वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं, कहां पर आपके लिए मौके बन रहे हैं कमाई के। लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। ध्वनि जी, शुरुआत आपसे करेंगे। देखिए बाजार में तो आज थोड़ा सा डामाडोल ट्रेड ही है। आप बताइए कि आप तेजी की ओर हैं या फिर मंदी की ओर? शेयर कौन से हैं आपके? जी बिल्कुल, यहाँ पे मेरी तरफ से 2 ट्रेड्स रहेंगे, दोनों यहाँ पे तेजी के ही ट्रेड्स हैं। ओवरऑल डेफिनेटली इंडेक्स के अंदर हम एक टाइम वाइज करेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे, बट स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग एक्शन जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। केमिकल सेक्टर और रियलिटी सेक्टर यहाँ पे जो बाइंग है वो यहाँ पे फुल स्विंग में चल रही है।
तो पहला पिक मेरा यहाँ पे रहेगा वो दीपक नाइट्रेट का रहेगा। करंट लेवल से आप दीपक नाइट्रेट के अंदर बाय कीजिए। ओवरऑल डेली स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव साइड पे है और हमें आज भी यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है वो बाइंग एक्शन वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिल रहा है। तो 2600 के टारगेट के साथ 2460 का स्टॉप लॉस लगा के इसको खरीदे। दूसरा ट्रेड यहाँ पे मेरा जो रहेगा वो डीएलएफ में रहेगा। डीएलएफ में भी अगर हम देख रहे हैं तो ओवरऑल आज के दिन में यहाँ पे मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है, बट प्राइस एक्शन जो यहाँ पर है वो स्ट्रॉन्ग साइड पर मुझे सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे फर्दर आपको मुनाफे के सौदे मिलेंगे। आप ऊपर की तरफ इसका टारगेट जो है वो 920 का रखिए। छोटा सा स्विंग ट्रेड यहाँ पे रहेगा, आपको 890 का स्टॉप लॉस लगा के चलना है। ठीक है, डी लेटर वाले दो शेयर, ध्वनि भी डी से शुरू होता है, और डीएलएफ और दीपक नाइट्राइट ये दो शेयर। डीएलएफ के लिए जो स्टॉप लॉस होगा फिर मुश्किल से 8-10 रुपये नीचे का है, 920 रुपये का टारगेट है। तो ये दमदार शेयर ध्वनि की तरफ से। संतोष जी आप बताइए आपके शेयर कौन से हैं? यस, मेरे भी दोनों ही बाइंग साइड के। पहला मेटल स्पेस से टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, साथ ही यहाँ पे पिछले 2-3 दिन से डिलीवरी बेस्ड एक्टिविटी भी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है 170 के ऊपर टिकते ही इसमें एक मोमेंटम बनते दिखेगा, तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। यहाँ पर आपका 166 का स्टॉप लॉस रहेगा, 175 का टारगेट रहेगा। सेकेंड स्टॉक मेरा भी केमिकल स्पेस से। केमिकल स्पेस में एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, दीपक नाइट्रेट में एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ मुझे एसआरएफ का स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा लग रहा है। ये एसआरएफ तो एक इंट्राडे शॉर्ट टर्म और मेरे हिसाब से 1 साल के व्यू से भी कोई खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। फॉर द डे मेरे को लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। ऑन इमीडिएट बेसिस 2770 का टारगेट रहेगा, 2670 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ये दो शेयर संतोष जी की तरफ से। टाटा स्टील में अब धीरे धीरे करके ऊपर के टारगेट आ रहे हैं, 175 रुपये के टारगेट अप हो गए संतोष जी की तरफ से। और केमिकल में भी चूंकि रौनक है तो उसके शेयर भी लगातार लिस्ट में आ रहे हैं। एसआरएफ है टारगेट 2770 रुपये का। इसके अलावा रत्नेश जी ने भी अपने शेयर दे दिए थे। वेल्सपन कॉर्प को खरीदने की सलाह दी थी। आज हम देख रहे हैं कि मेटल पैक में अच्छी तेजी भी है 620 के टारगेट के लिए। और अमृतांजन 785 रुपये के टारगेट के लिए अमृतांजन को खरीदने की सलाह दी थी। तो ये 6 के 6 कॉल और ये सिक्सर लगा है तेजी का हमारे एक्सपर्ट की ओर से। विवेक जी आपके पास आएंगे और आपसे ज़रा ये समझना चाहेंगे, ये जो कोटक बैंक में आज झटका लगा है 3% के आसपास का कि वीएस मडेर ने इस्तीफा दिया है, इसको कितनी बड़ी डेवलपमेंट आप देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई ये डेंट करेगा या फिर जो भी गिरावट आ रही है वो एक मौका है शेयर में अगर किसी को एंट्री लेना है तो? अभिषेक और सभी को देखिए, पहली चीज कोटक बैंक में जो इशू आया था, अब ये कि ये इशू अगर सेटल होने को आप अगर वेट करो तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम 9 महीने से लेके 1.5 साल तक लग सकता है। क्योंकि जब आरबीआई ऐसे इश्यूज जब रेज करती है उसके बाद में जो करेक्टिव मेजर्स है उनको करेक्टिव मेजर्स देख के उनको वापस जो भी रेस्ट्रिक्शंस है उनको उठाने में आपको आराम से 1 साल लग सकता है। तो ये एक प्रेशर बना हुआ रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक पे। अब जो रेजिग्नेशन आया है उसको मैं ज्यादा महत्व नहीं देता हूँ, क्योंकि क्या है कि आगे चल के इतना बड़ा बैंक है, आपको और ना कोई मैनेजमेंट लेवल का आदमी वापस मिल ही जाएगा। लेकिन इस करेक्शन के बावजूद आप अगर देखो तो ये बैंक लगभग आईसीआईसीआई एचडीएफसी के वैल्यूएशंस पे चल रहा है और बैंक ने अंडर परफॉर्म किया है क्योंकि प्रीमियम वैल्यूएशंस पे चल रहा था। अब स्टॉक यहाँ पे आके उनके बराबर चल रहा है जो बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से डाउन साइड हो सकता है कि आपको मिनिमल दिखे, लेकिन हाँ ऊपर जाने में समय लगेगा। ये मैं सोच रहा हूँ कि मिनिमम आपको साल एक भर लग सकता है। तो रेजिग्नेशन में बहुत बड़े रूप में नहीं लेने वाला हूँ, लेकिन हाँ जो रिवाइवल इफेक्ट है इसको तो आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, समय लग सकता है। कई बार क्या होता है, एक बंदा जाता है, दूसरा बंदा सिस्टम में जब आएगा तो उसके बीच का जो टेन्योर होता है वो एक रीशफलिंग का समय है और उसमें कई बार समय लगता है। जब बड़ा प्लेयर जा रहा है फिर लंबे एक्सपीरियंस के साथ जा रहा है, अब आप वैसा आदमी कैसे ढूंढ के लाएंगे रातों रात? चलो ढूंढ भी लिया आपने, बिठाएंगे तो पहले बैंक समझेगा, काम का समझेगा, इट विल टेक टाइम। और कोटक का 1 साल का आप चार्ट दिखाओ जरा, कोटक का 1 साल का चार्ट दिखाओ। या तो ये चला ही नहीं, या तो चला तो बेहद कम चला अपने पीयर्स के मुकाबले अगर आप देखोगे तो। और इससे पहले भी कोटक प्रॉब्लम से जूझता ही रहा है। ये आज का बॉस 1 साल वाला दिखाओ, 52 वीक वाला आप देखो, ये 18%। अगर 1 साल में आप मार्केट या फिर बैंकिंग स्टॉक्स देखोगे तो बहुत अच्छे से चले हैं,
लेकिन कोटक उसमें पहले भी नहीं चल रहा था, तो ना चला हुआ शेयर और टूट गया। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आराम से काम करने की ज़रूरत है, कोई जल्दबाजी ना उठाएं। ये शेयर हो सकता है बाज़ार की गिरावट के साथ थोड़ा और भी नीचे मिल जाए, बट हाँ फेज़ है, एक आदमी के जाने का जो नुकसान होगा वो कम होगा और ख़त्म हो जाएगा जल्दी ही। आगे बढ़े जी, कुछ एक और ट्रेड पता कर लें जहाँ पर आज लॉन्ग पोजीशंस बन रही है। पहले जरा वो वाली ट्रेड निकाल लें, लॉन्ग पोजीशंस वाले सौदे में आपसे पता करता हूँ, उसके बाद फिर मैं जरा टेक्निकल्स ब्रेकआउट पे आऊँगा। PFCRS तो पता करने की ज़रूरत ही नहीं है, 10% है, कहाँ से खरीद पाएंगे। पावर ग्रिड 4%, हाँ ये शेयर लेके आइए। GMR इंफ्रा, विवेक सर आपसे ही होगा GMR इंफ्रा पे। देखिए सर बहुत चर्चा होती है इंफ्रा कंपनीज़ की, मैं ये मानता हूँ कि सरकार रहे या ना रहे, दोनों में ही केसेस के अंदर इंफ्रा के साथ शायद कॉम्प्रोमाइज़ जल्दी जल्दी नहीं किया जा सकेगा। आप ये छोड़ दीजिए कि GMR एयरपोर्ट है किस कंपनी के पास, ये देखिए GMR एयरपोर्ट की इंपॉर्टेंस कितनी जो है। तो मेरे को जरा ये बताइए, इस शेयर के साथ बना रहा जाए, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी तरह की प्रॉब्लम या कोई वार्निंग लेटर आप इशू करना चाहें? तो देखिए, मेरा ये मानना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस है भारत में ये तो बढ़ने वाला है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है वो आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाए। कारण क्योंकि ये सारी डेट हेवी कंपनीज रहती है और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं यहाँ पे आपको जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये हमेशा बहुत ही ज्यादा रहता है। अब अगर GMR की भी बात कर लो, जो आज मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन इसका 53,000 करोड़ है, उसमें डेट आपको करीबन 32,000 करोड़ है। और आप अगर प्रमोटर्स का ये जो स्टेक भी देखते हो तो करीबन 55-60% जो स्टेक है वो उन्होंने अभी भी प्लेस करके रखा हुआ है। तो देखिए, ऐसे सेक्टर में ऐसे होता है कि सरकार थोड़ा सा अगर पॉलिसी डिसीजन करती है या फिर कोई भी सरकार में चेंजेस आते हैं, ये कंपनीज को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसके लिए मैंने कहा इंफ्रा बढ़ेगा, लेकिन इंफ्रा स्टॉक्स पे आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। और हर एक मैं GMR पे भाई की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि जो भी है अभी भी कंपनी नुकसान में ही है। तो बहुत सारे फैक्टर्स है। और आप अगर मुझे एक या दो सक्सेसफुल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी दिखाओ तो मैं आपको उसके मुकाबले पांच जो कंपनीज डूबी है खाली सरकारी इश्यूज के कारण, वो मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। तो मैं बहुत ही सावधान रहता हूँ इस सेक्टर में, और इसके लिए अवॉइड का ही सलाह ठीक है विवेक जी, आपके यहाँ पे वोट पड़ गए हैं क्या? चेन्नई में वोट हो गया? है। फर्स्ट फेज में हो गया था। अच्छा फर्स्ट फेज में ही हो गया था, ओके ओके ठीक है। ठीक है सर, बस बस जानकारी के लिए ले रहा था मैं आपसे कि अब वोटिंग हुई है कि नहीं हुई। आप बता रहे फर्स्ट फेज में हो गया था, गुड, बहुत बहुत बढ़िया। आज का शेयर जो एक और अपनी तरफ आंखें खींचवा रहा है वो है टाटा केमिकल्स का शेयर, ये 1100 के आसपास है। रत्नेश भाई, इस शेयर से हमको शिकायत है, शिकायत यह है कि बाजार की गिरावट में भी ये न्यू टूट रहा है और बाजार की बढ़त में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। सिर्फ रिजल्ट आए तो उस दिन एक गैप डाउन हुआ और वो गैप ऑलमोस्ट इसने फिल कर दिया है, जहाँ से टूटा वहीं पे आके वापस खड़ा हो गया। ये चलेगा भी नहीं चलेगा, हमारे पास तो पैसे लिमिटेड हैं, अगर चलना है तो ही पैसा पार्क करेंगे, नहीं तो क्यों जाएंगे। कोई हमारा प्यार थोड़ी ना है टाटा केमिकल से। नहीं डिम्पी जी, प्यार तो खैर किसी भी शेयर से नहीं करना चाहिए, जो पैसा बना के दे उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो बात डेफिनेटली पक्की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट की नेगेटिविटी को इसने पचा लिया है। अगर थोड़ा सा कोई मिड टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो जो अभी टेक्निकल बाउंस में इसका टारगेट आएगा वो 1140 रुपए का आएगा। पर अगर कोई फ्रेश ब्रेकआउट पे एकदम फास्ट होने के लिए ब्रेक करना चाहता है तो 1140 के ऊपर करे। जब फ्रेश ब्रेकआउट आएगा तो इसको 1200 रुपए तक के लिए लेके जाएगा, और कोई अभी यहाँ पे इन्वेस्ट करता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आएगा 1060 रुपए का। 1060 रुपए के स्तर पर आप नजर रखिए। चलिए कुछ और शेयरों के बारे में जरा चर्चा करते हैं। उसके पहले रामकृष्ण फोर्जिंग के नतीजे आ गए हैं स्क्रीन पर, और हम देख रहे हैं कि ये शेयर है, ये ऊपर कारोबार कर रहा है फिलहाल 1.5%। एबिटा में करीब करीब 12% के आसपास का उछाल है, और ये मार्जिन भी हम देख रहे हैं कि उसमें भी थोड़ी सी गिरावट है, फ्लैट ही कहिए, करीब 22% के आसपास का था, 21.3% के आसपास की मार्जिन है, ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं है, लेकिन एबिटा के फ्रंट पर प्रदर्शन ठीक ठाक है। रामकृष्ण फोर्जिंग, ध्वनि आप जरा चेक कीजिए शेयर को, कैसा लग रहा है आपको, क्या सजेस्ट कर रहे हैं इसके चार्ट? जी बिल्कुल, यहाँ पे सबसे पहले इसका अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं तो चार्ट स्ट्रक्चर ऑन द ब्रॉडर
साइड यहाँ पे इतना प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है। ओवरऑल इसके अंदर जो जिस हिसाब से मोमेंटम अभी फिलहाल मिसिंग है वो कंटिन्यू रहेगा। ऊपर जो रेजिस्टेंस यहाँ पे है तो 790 का रेट जो यहाँ पर है वो हम ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर किसी की पोजीशंस है तो एग्जिट की सलाह रहेगी। ओवरऑल यहाँ से मुझे ये स्ट्रक्चर वीक लग रहा है। इसका जो नीचे की तरफ आपको फॉल दिखेगा तो 700 रुपए के आसपास तक का इसका फॉल यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, रामकृष्ण फोर्जिंग को लेकर ये व्यू। लेकिन चलिए ऑप्शंस का एक आपको बेहतरीन ट्रेड बताते हैं। ऑप्शंस का चैंपियन लेकर आएंगे। जेएम फाइनेंशियल की सोनी पटनायक हमारे साथ हैं। सोनी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए क्या ट्रेड खोजा है आपने, अभी कहाँ पैसे बनेंगे? जी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। आज ऑप्शंस के चैंपियन में जो रेकमेंड करना चाहते हैं वो है जिंदल स्टील का 1000 कॉल ऑप्शन। बाय करने की सलाह है यहाँ। करंट लेवल 20 पे आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 13 का 13 एंड टारगेट है आपका 35 से 40 यहाँ पे टारगेट बन रहा है। तो जिंदल स्टील में आज एक फ्रेश ब्रेकआउट अटेम्प्ट ले रहा है। अबव 960 एक क्रॉस भी किया था एंड काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आज मेटल में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। फ्रेश लॉन्ग में तो पोजीशंस भी ऐड हो रहे हैं और यहाँ पे एक पॉजिटिव व्यू बनता है कि फ्रॉम करंट लेवल्स ऑफ 950 960 यहाँ से 1020 के लेवल्स को जिंदल स्टील टेस्ट कर सकता है। सपोर्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग है। 930 925 के रेंज पे काफी अच्छा सपोर्ट है। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन प्ले यहाँ पे आपका 1000 कॉल ऑप्शन रहेगा। लॉट साइज 625 है। मैक्सिमम रिस्क आपका एज पर स्टॉप लॉस 4300 बैठेगा और मैक्सिमम रिवॉर्ड अगर व्यू सही जाता है अराउंड 35-40 रुपीज के प्रीमियम पे आपका 10 से 12,000 का यहाँ पे रिवॉर्ड रहेगा। ठीक है, जिंदल स्टील 30 मई की एक्सपायरी वाली आपको ये कॉल खरीदनी है। 1000 वाली 20 रुपए के भाव पर मिलेगी। सिंपल ट्रेड है। उसमें स्टॉप लॉस होगा 13 रुपए का और टारगेट होगा 40 रुपए का प्रति लॉट। अगर हम मैक्सिमम अगर रिस्क की बात करें यानी कि घाटे की बात करें तो 4,375 रुपये और अधिकतम जो मुनाफा यानी कि जो रिवॉर्ड होगा वो होगा 12,500 रुपये का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी ठीक ठाक है यहाँ पर, 12,500 का मुनाफा। लेकिन आप ध्यान रखिए ऑप्शंस में जब भी ट्रेड करें तो अपने रिस्क को एनालाइज कर लीजिए। बिना रिस्क को एनालाइज किए आपको ट्रेड नहीं करना है। और जो भी स्टॉप लॉसेज आपको बताए जा रहे हैं, स्टॉप लॉस को ज़रूर आपको फॉलो करना है। अगर आप ये वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं करेंगे आप तो होता यही है कि 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है और औसतन जो नुकसान होता है वो होता है 50,000 रुपए का। इस बीच अडानी एंटरप्राइजेस के नतीजे आ गए हैं। आय आई है 29,180 करोड़ रुपए की। अडानी एंटरप्राइजेस फिलहाल जो शेयर है ये कमजोरी के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। मुनाफा आया है 451 करोड़ रुपए का अडानी एंटरप्राइजेस के। इस पर एक व्यू लेते हैं। बाकी आंकड़े हम आगे और विस्तार से रखेंगे कि कितना बढ़ा है या फिर कितना घटा है और मार्जिन के फिगर पर भी हमारी नजर रहेगी। अडानी एंटरप्राइजेज आपसे ही व्यू चाहेंगे संतोष जी, जरा एक बार चेक करके शेयर बताइए कैसा लग रहा है आपको। यस अभिषेक, मुझे इसका चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है बिकॉज तेजी के मार्केट में भी ये स्टॉक लगातार डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न्स बना रहा है। स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर टिकने में स्ट्रगल कर रहा है, तो बेटर अवॉइड करिए। इसको शॉर्ट करना भी थोड़ा सा रिस्की होता है टेक्निकल स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो यहाँ पे शॉर्ट बनता है। बट मार्केट तेजी का है और ये स्टॉक वॉलेटाइल होता है तो बेटर टू अवॉइड। और लेवल की बात करें तो जो नीचे मेजर सपोर्ट आएगा 2900 के आसपास आएगा। 2900 ब्रेक करता है तो उसके बाद अगला सपोर्ट 2750 के आसपास आ रहा है। तेजी इसमें 3150 के ऊपर टिकने के ऊपर ही बाद ही लौटेगी, तो फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए इस काउंटर को। ठीक है, फिलहाल के लिए अवॉइड कीजिए, ये सलाह संतोष जी की तरफ से। आय घटी है, करीब 1% के आसपास की आय में गिरावट आई है और मुनाफे में जो गिरावट है वो है 37% का। तो नतीजे थोड़े से कमज़ोर साइड पर ही आ रहे हैं। आपको अवॉइड करने की भी सलाह दी जा रही है इस शेयर को लेकर। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और शेयरों पर नज़र डालेंगे जो बजिंग स्टॉक्स हैं जहां आपके लिए मौके बन सकते हैं, और मार्केट एट 3 भी लेकर आएंगे। कहीं जाएंगे नहीं आप। केंद्रीय मंत्री
पीयूष गोयल वो यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी ये चुनाव प्रचार की पदयात्रा चल रही है। मोदी है तो देश विकास भी करेगा, समावेशी विकास होगा और आगे चल के भारत एक विश्व शक्ति बनेगा। जितनी झुग्गी झोपड़ियां हैं, बस्तियां हैं, उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। जहां वो है वहीं पर रीडेवलप किया जाएगा। मोदी की गारंटी पर आज पूरा देश बहुत ही ज्यादा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। तो मार्केट अभी भी एक रेंज में है। 180 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी है लाल निशान में। विक्स 5% ऊपर, निफ्टी करीब 60 पॉइंट ऊपर। सुबह की जो कहानी है अभी तक वही चल रही है। आज सुबह एक शेयर ऐसा था जिसने साल का हाई टेस्ट किया, ना केवल साल का हाई टेस्ट किया, आज की क्लोजिंग भी ठीक करने जा रहा है। उस शेयर का नाम है इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो के नाम से। ध्वनि पटेल, एक बार जरा आप चेक करेंगे इंडिगो का शेयर। जी बिल्कुल डिम्पी जी, यहाँ पे इंडिगो का अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का ही मोमेंटम बना हुआ है। ये मोमेंटम फर्दर कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे 4200 4250 के रेट्स आपको देखने को मिलेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी के साथ इस स्टॉक के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। पोजिशनली भी बहुत अच्छा बाय है यहाँ पे। सपोर्ट लेवल जो स्टॉक के अंदर बना हुआ है तो 3940 से लेके 3900 का लेवल जब तक हम ब्रेक नहीं करते हैं, कोई भी एक स्ट्रक्चर रिवर्सल यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो पॉजिटिव मोमेंटम के साथ इस स्टॉक में बने रहे। 4200 4250 के टारगेट्स को इसको चेज करें। ठीक है, तो एक शेयर ठीक है, बढ़िया है। होल्ड आपके पास अगर है पोजीशन तो ज़रूर होल्ड करके रखें। ये शेयर अभी 103 रुपये पर है। आज क्रूड से जुड़े हुए ज़्यादातर शेयर आपको ठीक दिखेंगे। एक्चुअली आज ही नहीं बल्कि आप अगर पुराना सेशन भी देखेंगे ना मंगलवार का, वहाँ पर भी आपको ऑयल से जुड़े हुए शेयर्स दिखेंगे। ये जो ग्लोबल वाला मैटर था ना वो काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है, तो इसलिए जो क्रूड के बेनिफिशियरी हैं वो अपना इम्पैक्ट कम से कम 1 से 2 दिन दिखाते रहते हैं। तो आप देखो IOC, BPCL, HPCL, इनफैक्ट इंडिगो, इस सब के सब चले हैं। ऐसा नहीं कि बिजनेस में रातों रात को बदलाव हो जाता है, बट हाँ ठीक है, जो न्यूज़ आती है न्यूज़ का इम्पैक्ट आता है, इम्पैक्ट का असर जल्दी आता है। ब्लू स्टार के ना नंबर आ गए नीचे, टिकर टीम ने आपके लिए चला भी दिया है। 2600 से बढ़कर 3300 इनकी आई हुई है। प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह की फिगर भी नंबर आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। एक बार ज़रा चेक कर लीजिएगा। कंपनी का मुनाफा 225 से घटकर करीब 170 करोड़ है। अमूमन ये बड़ी कंपनी है, लेकिन इसके मुनाफे पे इस बार डेंट आया है। 7 रुपये का इन्होंने डिविडेंड भी दिया है। मेरे पास कंपैरेटिव फिगर नहीं है, तो मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि अच्छे नंबर हैं या ख़राब नंबर है। बट हाँ, मार्केट के रिएक्शन से ऐसा लग रहा है कि शायद मार्केट को पसंद नहीं है। मार्जिन्स तो हालांकि बढ़े हैं 7.2, बट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ी। तो मार्जिन्स बढ़े, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपने खर्चा उल्टा सीधा किया हुआ है। आपके मार्जिन बढ़ने पर भी आपके प्रॉफिट्स नहीं बढ़े। तो ऐसा क्या हुआ कि आपके मार्जिन्स बढ़ने पर भी प्रॉफिट नहीं बढ़े? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई होगी ना, या कहीं आपने कोई एडजस्टमेंट डाली हुई है। तो इसलिए मार्केट का भी रिएक्शन उतना पॉजिटिव नहीं है। 2.5% नीचे है ये शेयर। एक बार आप चेक करेंगे संतोष सर ब्लू स्टार? यस, ब्लू स्टार की बात करें तो एक कंसिस्टेंट अप ट्रेंड में बीच बीच में छोटे छोटे प्रॉफिट बुकिंग आते हैं। मुझे लगता है कि तेजी के बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, लेकिन नीचे आपको 1400 रुपये के आसपास मिलता है तो फिर से मुझे लगता है बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो कोई बड़ी गिरावट नहीं आएगी नतीजों के बावजूद भी। अगर स्टॉक इन केस 1350 के नीचे फिसलता है तो फिर कोई संभावना बनती है, बट अभी के लिए मेरे हिसाब से ट्रेडिंग पिक नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए। और किसी का ऑलरेडी है तो बने रहना चाहिए, ये गिरावट से पैनिक नहीं करना चाहिए। ठीक है, मार्जिन बढ़े हैं और एबिडा भी बढ़े हैं। 33% के आसपास का एबिडा यानी कि कामकाजी मुनाफा ब्लू स्टार के बावजूद उसके शेयर अभी लाल निशान में ही कर रहा है कारोबार। इनफैक्ट 2.5-3% नीचे ये टिका हुआ है। लेकिन जरा ये समझ लेते हैं कि बाजार खुलने के बाद शेयरों को लेकर कौन कौन सी खबरें आई है और कहां पर एक्शन हो रहा है। मार्केट एट 3 लेकर हमारे सहयोगी गौरव जावलकर जुड़ गए हैं। गौरव बताइए कहां पर एक्शन हो रहा है? जी हाँ, तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं फेडरल बैंक के साथ, क्योंकि अगर इस कंपनी की बात करें तो इसके रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं। और अगर नंबर्स की बात करें तो कहीं पे इनलाइन नंबर्स हमें देखने को मिले थे। पीपीओपी में कहीं पे हमें डिक्लाइन देखने को मिला था, बट ये जो फॉल था वो एक एम्प्लॉय एक्सपेंस के वन ऑफ कॉस्ट की वजह से देखने को मिला था। इसके अलावा अगर हम
कंपनी की बात करें तो एक काफ़ी हॉट टॉपिक था कंपनी के लिए कि सीईओ का जो चेंज होने वाला था, एमडी एंड सीईओ, जो कि सितंबर में चेंज होने वाले हैं इसके ऊपर। बट अभी कंपनी ने कहा है कि इसका प्रोसेस जो है वो अभी भी जारी है और इसी के साथ साथ सीईओ की उम्मीदवारी के लिए 2 आंतरिक जो कैंडिडेट्स हैं उनके भी शामिल किया है। और इसी के साथ साथ अगर हम स्टॉक में भी बात करें तो एक सुबह से ही देखा था तेज़ी देखने को मिली थी और अभी भी अगर बात करें तो 3% से एक ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। अगली बात करते हैं डाबर की, क्योंकि इसके भी नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं। अगर कंसोलिडेटेड मुनाफे की बात करें तो 16.2% से उसको बढ़ गया था ये डाबर का जो मुनाफा है वो वाई बेसिस पे। एबिटा की बात करें तो 13.9% का एक ग्रोथ देखने को मिला था। घरेलू वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो उसमें भी हमें कहीं पे 4.2% का ग्रोथ देखने को मिला था। और आखिर में कंपनी ने 2.75 रुपीज़ का एक डिविडेंड जो है वो भी शेयर होल्डर्स के लिए डिक्लेयर किया है और इसी के चलते हुए हमने देखा कि इस शेयर में भी एक तेज़ी देखने को मिली थी आज के दिन में। अगली बात करते हैं साउथ इंडियन बैंक की। अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें कहीं पे एक वीक नंबर्स देखने को मिले थे साउथ इंडियन बैंक की तरफ से। तो अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो सिर्फ 2% से बढ़ाया है वाई बेसिस पे। इसी के साथ साथ अगर पीपीओपी जो कि प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसकी बात करें तो वहाँ पे कहीं पे हमें 22.8% से घटते हुए ये जो नंबर है वो देखने को मिला था इस क्वार्टर में। और इसी के साथ साथ अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की भी बात करें तो वो भी 14% से डाउन है अगर हम वाई बेसिस की बात करें तो। इसी के साथ साथ कहीं पे ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए में तो कहीं पे हमें सुधार देखने को मिला था। बट ओवरऑल अगर शेयर की बात करें तो प्राइस में हमने देखा कि एक फॉल देखने को मिला था आज के दिन में रिजल्ट्स के बाद ही। उसके बाद बात करते हैं स्किपर्स की, क्योंकि इसके भाई हमारे पास नंबर्स आ चुके हैं। अगर कंसोलिडेटेड आय की बात करें तो 75.7% से ये जो है वो बढ़ा था वाई बेसिस पे। मुनाफा जो है वो 6.1% से बढ़ा था। कहीं पे अगर हम ऑर्डर इनफ्लो की भी बात करें तो अच्छा रहा है कंपनी के लिए। 1141 करोड़ का एक टोटल ऑर्डर इनफ्लो हमें देखने को मिला था Q4 में। और इसी के साथ साथ कंपनी ने ये भी कहा है कि इंजीनियरिंग कैपेसिटी में उन्होंने बढ़ावट की है 75,000 मेट्रिक टन की। और इसी के साथ हमने देखा कि रिजल्ट्स में भी जैसे ही रिजल्ट आए एक फॉल देखने को मिला था बट उसके बाद एक रिकवरी भी देखने को मिली है स्टॉक में। और आखिर में बात करते हैं सेंचुरी टेक्सटाइल की, क्योंकि फिलहाल में ही मिले कंपनी के फाइलिंग के थ्रू ऐसे पता चला है कि इसका जो सब्सिडरी है जो कि रियल एस्टेट में डील करता है उसने एक काफ़ी अच्छा प्री सेल्स नंबर जो है वो रिकॉर्ड किया है। सिलास करके जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे बिरला निराया के प्रोजेक्ट में इसमें 2500 करोड़ रुपीस का एक जो लॉन्च के ऊपर सेल्स है वो कंपनी ने रिकॉर्ड किया है। और अगर टोटल सेल्स की बात करें इस प्रोजेक्ट से तो 5400 करोड़ का अब तक हो चुका है। तो इसी के दम पे अगर हम शेयर्स में बात करें तो एक तेज़ी देखने को मिली थी 2% से अब ये भी शेयर। तो आगे जाके इन सब स्टॉक्स पे नज़र बनी रहेगी, क्योंकि नंबर्स के बेसिस पे एंड खबरों के बेसिस पे ये सब स्टॉक जो है वो आज के दिन में कहीं पे बज़ होते हुए हमें देखने को मिल रहे थे। ठीक है, शुक्रिया गौरव ये तमाम शेयर हाईलाइट करने के लिए। लेकिन एक शेयर जिस पर हम व्यू लेंगे वो है वेदांता का। 4% ऊपर ये शेयर करीब 52 हफ्ते की ऊंचाई पर ये शेयर कारोबार कर रहा है। और उसके पीछे वजह यह है कि कंपनी के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा है कि अगले 4 साल में वो $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे अलग अलग सेक्टर में। वेदांता 400 रुपये के ऊपर जाने के बाद लगातार हम देख रहे हैं कि ये शेयर मजबूत भी है। रत्नेश जी वेदांता जरा चेक कीजिए। वैसे मेटल में देख रहे हैं कि आज अच्छे मूव्स हैं, वेदांता भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। कितनी मजबूती आप देख रहे हैं और क्या मौजूदा स्तर से इसमें खरीदारी करनी चाहिए? वेदांता देखे तो आप काफी इसमें अच्छी क्रेज हमको देखने को मिली है। थोड़ा सा कि अपने सप्लाई लेवल के आसपास में आ गया 430-35। तो फ्रेश यहाँ पे खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी मेरी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सप्लाई इसको ऊपर इसने पुराने लेवल से ले रखा है, उनको होल्ड करने की सलाह मेरी। 400 रुपए के स्टॉप लॉस से थोड़ा बहुत पार्शियल कर ले और बाकी 435 के आसपास में पूरा बुक कर ले। ठीक है, ये सलाह आपके लिए वेदांता पर। लेकिन अब हमारा खास सेगमेंट हम जहां पर डीलिंग रूम का हाल लेते हैं वो लेकर आएंगे खबर गर्म है। हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ हैं। शरद बताइए क्या खबर लेकर आए हैं आप? जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला टिमकेन इंडिया कैपिटल गुड्स की कंपनी है और यहाँ पे कैश मार्केट में जो है हमारी डीलर्स के साथ बातचीत हो रही है और यहाँ से पता चल रहा है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने जो अपनी बाइंग बढ़ा दी है कंपनी की। पिछले 2 सेशन में यहाँ पे बाइंग देखने मिल रहा है और वॉल्यूम्स में भी थोड़ी मूवमेंट देखने मिली है। ऑलरेडी जो DIs इन्वेस्टेड है कंपनी में, इनके नाम है निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड और HDFC म्यूचुअल फंड। अगर हम स्टॉक के बारे में बात करें तो मार्च के लो से स्टॉक 30% से ज़्यादा का रिटर्न ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को दे चुका है और जो चौथे तिमाही के जो नतीजे आने वाले हैं वो May 9 को आएंगे।
कुछ अहम ट्रिगर्स भी हैं इस स्टॉक के जिसको आपको रडार में रखना चाहिए। सबसे पहला है कि जो नई कैपेसिटी कमीशन हो रही है भारूच में, जो गुजरात में है, उसके कारण क्या होगा कि जो आगे जाते हुए डोमेस्टिक सेगमेंट और एक्सपोर्ट्स दोनों को ही फ़ायदा मिलने वाला है। इसके अलावा मैनेजमेंट का बुलिश नज़रिया भी देखने मिला है, स्पेशली जो पिकअप डिमांड आ रही है उनकी मोबिलिटी सेगमेंट को लेके। और लास्टली जो ओवरऑल डिमांड ऑलरेडी अच्छी चल रही है वो है रेलवे सेगमेंट और प्रोसेस ड्रिवन इंडस्ट्रीज़, यानी कि इंफ्रा रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ की। तो ओवरऑल जो है कह सकते हैं कि डोमेस्टिक बाइंग जो है देखने मिल रही है इंस्टीट्यूशन से इस स्टॉक में, ये ट्रेडर्स का मानना है। ठीक है, एक काम करते हैं, खबर आपने बता दी है, बहुत शुक्रिया इसके लिए शरद। और इसका जरा टेक्निकल चेकअप यानी कि इसकी स्ट्रेंथ पावर चेक करवा लेते हैं। टिमकेन इंडिया एक बार चेक करेंगे आप, रत्नेश जी आप चेक कीजिए जरा टिमकेन इंडिया। डिम्पी जी, पहले तो वो टिमकेन इंडिया का अपडेट देने के पहले आपको अमृत आंजन का भाव दिखाना चाहूंगा मैं। 797 हो गया है, जो हमने शो के स्टार्टिंग में कॉल दिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों ने उसमें मुनाफा कमाया होगा। और टिमकेन इंडिया देखे तो बिल्कुल यहाँ पे काफी एक करेक्शन के बाद थोड़ी सी तेजी दिखाई दे रही है। तो पर यहाँ पे 3400 रुपये का एक सप्लाई है, 3450 के आसपास में उसके ऊपर निकलेगा तब तेजी देखने को मिलेगी, जो 3600 रुपये तक के लिए लेके जाएगा। थोड़ा सा वेट करे तब फिर नई फ्रेश पोजिशन में है। ठीक है, टिमकेन को लेकर ये व्यू, लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और शेयरों पर जरा व्यू लेते हैं। आज हम देख रहे हैं कि एक अच्छी तेजी बनी है अशोक लेलैंड के शेयर में, रिपोर्ट भी अच्छी आई थी। विवेक जी, आपने भी काफ़ी टाइम इसका नाम लिया होगा अशोक लेलैंड का, अब ये अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, 200 रुपये के आसपास वाला शेयर है। आपको इसमें कितनी स्ट्रेंथ दिख रही है? डैम कैपिटल को लगता है कि 245 तक जाएगा शेयर ये। अभिषेक, आपके वीआईपी सेगमेंट में मैंने इसको कई बार रिकमेंडेशन दी है, इसके ऊपर करीबन 170 175 से टारगेट 225 डाल के। और उसमें भी ये लग रहा था कि जो हेवी व्हीकल सेगमेंट है, ट्रक्स और बसेस सेगमेंट में, यहाँ पे अशोक लेलैंड एक अंडर प्ले चल रहा था, और मार्केट का फोकस उस पर बिल्कुल नहीं था। आज भी आप अगर वैल्यूएशन वाइज कंपेयर करो, जो टाटा मोटर्स है या फिर जो बड़ी बसेस बनाती है ओलेक्ट्रा ग्रीन टाइप, तो आपको 180 के पी पे चलता रहेगा, लेकिन आज भी अशोक लेलैंड आपको 25 एक पी पे मिल रहा है। दूसरी चीज, इनका जो फ्लीट है ई व्हीकल्स का, जो इलेक्ट्रिक बसेस का है, वो ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि स्टेट बाय स्टेट वहां पे ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। और जितनी भी छोटी मोटी कंपनीज है ना, मैं मतलब अगेंस्ट नहीं हूँ इलेक्ट्रा ग्रीन टेक टाइप ऑफ कंपनीज या फिर जेबीएम ऑटो के, लेकिन वो अशोक लीलैंड के मुकाबले बहुत छोटी कंपनीज है। तो जो डिमांड केटर होगा आगे चल के, ये बड़ी कंपनी ही कर पाएगी, जैसे अशोक लीलैंड और टाटा मोटर्स। तो इस हिसाब से मैंने बहुत बार रिकमेंडेशन दी है 220 टारगेट के लिए, और मुझे लग रहा है कि 220 अब जा रहा है फाइनली। 220 तक के टारगेट्स फिलहाल, यानी कि यहाँ से भी और 10% की गुंजाइश है अशोक लेलैंड के शेयर में। लेकिन कल नतीजों में जहां पर नजर होगी वो नतीजे हैं ब्रिटानिया के और टाइटन के, और इन दोनों नतीजों का अनुमान लेकर हमारी सहयोगी विनी मोतीवाला जुड़ गई हैं। विनी, पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, ब्रिटानिया नतीजे कैसे रहेंगे, क्या डिमांड सिनेरियो सुधरी है, और फोकस में क्या रहेगा, जरा ये भी बताइएगा। बिल्कुल, तो बिस्किट मेकर ब्रिटानिया अपने Q4 के नंबर्स रिपोर्ट करने वाला है। वहाँ पे मार्जिनल ग्रोथ दिख रही है रेवेन्यू में, पर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखें जैसे इबिटा और मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है। इबिटा मार्जिन 18.9% है वर्सेस लास्ट ईयर 19.9%, तो 100 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन। और ओवरऑल इबिटा की परफॉर्मेंस देखें तो वहाँ पे भी डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है 2% की, और प्रॉफिट्स में 4% की डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। तो ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अराउंड 5% पे। तो येस, वॉल्यूम ग्रोथ इज बेटर देन वैल्यू ग्रोथ एज इज व्हाट एक्सपेक्टेशन है। पर ग्रॉस मार्जिन वहाँ पे थोड़ी डिक्लाइन क्यों है ग्रॉस मार्जिन इबिटा मार्जिन में? तो ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो वहाँ पे प्राइस काट, हायर ग्रामेज काट हुई थी, जो ऑफसेट कर रही है इम्पैक्ट जो सॉफ्टर रॉ मटेरियल प्राइस हो गया उसका बेनिफिट को ऑफसेट कर रही है ग्रामेज की, हायर ग्रामेज है और कट्स जो हुए हैं उसकी वजह से। ना इबिटा मार्जिन की बात करें उसकी डिक्लाइन है क्योंकि लास्ट क्वार्टर में एक वन ऑफ द PLI बेनिफिट का, तो उसकी वजह से इबिटा मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन है। फैक्टर्स जो वॉच आउट करेंगे मैनेजमेंट से कि मार्केट शेयर ट्रेंड्स कैसी है, रूरल ग्रोथ कैसा है, कमोडिटी प्राइसेस अब कैसे है और क्या इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि पाम ऑयल प्राइसेस काफ़ी वॉलेटाइल थे, तो उसकी वजह से ये वॉच आउट करेंगे। और न्यूअर कैटेगरीज की परफॉर्मेंस कैसी है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए ब्रिटानिया से।
ठीक है, ब्रिटानिया इस वक्त दिन की निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। दिन का जो ज़्यादातर हिस्सा बीता है वो हरे निशान में बीता है, लेकिन अभी ये थोड़ी थोड़ी कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। मार्जिन पर, एबिडा पर थोड़े से प्रेशर के आसार हैं और हम ये नतीजों से पहले भाव में हम देख भी रहे हैं शेयर के। रत्नी जी, आपसे व्यू लेना चाहेंगे, ब्रिटानिया अगर किसी के पास हो अगर ये शेयर, तो अपना स्टॉप लॉस कहां पर लगा कर रखे? थोड़ा सा कंटिन्यू अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अगर अभी भी किसी के पास में है तो यहाँ पे पोजिशनल स्टॉप लॉस 4650 का बनता है, वो आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। इसमें जो तेजी होगी 4850 के ऊपर ही बनेगी। ठीक है, 4650, 4650 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के ब्रिटानिया के शेयर में आपको बने रहने की सलाह है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अपने एक्सपर्ट्स की एक से बढ़कर एक BTST या फिर STBT कॉल लेकर आएंगे और इसके अलावा टाइटन के नतीजों पर भी बातचीत करेंगे। उसके नतीजे भी कल आने वाले हैं। विनी हमारे साथ बनी हुई है, आप भी कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चलिए 3:15 हो गए हैं, 3:15 यानी कि, और अपने एक्सपर्ट से अब लेते हैं उनके BTST या फिर STBT ट्रेड। बाजार में कोई एक्शन नहीं है, मतलब हमने जहां से शुरुआत की थी अब से 45 मिनट पहले उसके आसपास के ही लेवल हैं। हल्का सा ऊपर है निफ्टी, बैंक निफ्टी है करीब करीब 150 अंक नीचे, और गेनर और लूजर के शेयरों में भी कोई खास परिवर्तन नहीं है। कम से कम निफ्टी में बिल्कुल बाजार इस वक्त एक संतुलन वाली अवस्था में आगे खड़ा है, जहां पर बढ़ने वाले शेयरों की संख्या और गिरने वाले शेयरों की संख्या ऑलमोस्ट बराबर बराबर है। 1200 शेयर इस वक्त इस तरह से हैं, चढ़ने वाले और गिरने वाले। लेकिन एक्सपर्ट समझते हैं BTST या फिर STBT ट्रेड। शुरुआत हम करेंगे संतोष जी आपसे, बताइए क्या है आपके आज रडार पर? यस, मेरे लिए BTST रहेगा, बालकृष्ण इंडस्ट्री। इस स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे क्लासिकल कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट नजर आ रहा है। स्टॉक अपने आज 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज देने के लिए तैयार है। मुझे लगता है यहाँ पे और शॉर्ट कवरिंग आएगी और क्रूड ऑयल का सपोर्ट तो है ही, तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। ऊपर का टारगेट रहेगा 2550 का, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 2430 का। 2430 का स्टॉप लॉस, टारगेट क्या बताया संतोष आपने? 2550। 2550, 2450 के आसपास है, यानी कि स्टॉप लॉस 30 रुपए नीचे का और टारगेट तो ठीक ठाक बड़ा है, बढ़िया है। 2460 रुपए के आसपास फिलहाल ये शेयर है, 1.5% 1.25% के आसपास की तेजी के साथ ये कारोबार कर रहा है। तो BKT यानी कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में आपके लिए ट्रेड का एक शानदार मौका। रत्नेश जी, आपका BTST या फिर STBT का ट्रेड्स कौन से हैं? मेरे पे BTST रहेगा। पहले तो मैं वेलकॉर्प का भी अपडेट दे दूं। वेलकॉर्प पे आपने जो टारगेट दिया मैंने 608 के आसपास तक आ गया, लगभग वही टारगेट था मेरा। तो उम्मीद करता हूँ मैं दोनों की कॉल जो दिए आज शो के स्टार्टिंग में, उनमें दर्शकों ने हमारा मुनाफा कमाया होगा। जो BTST मेरा अशोक लेलैंड में कंटिन्यूस एक अच्छा ब्रेकआउट के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि इसमें तेजी बरकरार रहेगी। इसमें BTST के साथ में पोजिशनल भी रख सकते हैं। यहाँ पे 195 का स्टॉप लॉस लगा ले और 220 रुपए के टारगेट। ठीक है, अशोक लेलैंड में BTST 220 के टारगेट तो विवेक ने भी दिए थे, यानी कि फंडामेंटल जो एक्सपर्ट है और जो टेक्निकल टारगेट कम से कम उनके मैच कर रहे हैं, और ये मैच कन्विक्शन का भी मैच है। अशोक लेलैंड एक बेहतरीन सौदा ये साबित हुआ है। 200 रुपए के ऊपर जाकर ये अब कारोबार कर रहा है। 4.5% की बढ़िया तेजी शेयर में है। डैम कैपिटल की बढ़िया रिपोर्ट थी, और जैसा कि अभी रत्नेश जी बता रहे थे कि वेल्सपन कॉर्प में भी उनके टारगेट आ गए हैं। जी हाँ, 7% ऊपर डे हाई पर, 8% ऊपर इनफैक्ट डे हाई पर यह शेयर कारोबार कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि अडानी पोर्ट्स के चौथी तिमाही के नतीजे शानदार रहे। कंपनी की आय सालाना आधार पर 28% बढ़कर 26,711 करोड़ रुपए रही हुई। एबिडा 44% बढ़कर 15,751 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी के मुनाफे में 50% की बढ़त हुई है और ये 8,100 करोड़ रुपए रहा है। वॉल्यूम की बात करें तो 24% बढ़कर ये 42 करोड़ टन रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी के कर्ज में भी कमी आई है। FY24 में नेट डेट टू एबिटा रेशियो 3.1 गुना से घटकर 2.3 गुना ये रहा है।
तो बेहतरीन नतीजे अडानी पोर्ट के शेयर में भी हम अच्छी तेजी के साथ कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। एक व्यू भी लेते हैं अडानी पोर्ट्स पर। विवेक जी, अडानी पोर्ट्स बताइए इसमें करना क्या है? 1340 रुपए के आसपास का भाव है, आपसे पहले भी इस पर चर्चा हो रही थी। अडानी पोर्ट्स 1500 रुपए कब तक आएंगे सर, बता पाएंगे आप? तो देखिए अभिषेक, पहली चीज ये है, जो आप अगर वापस सेक्टर टू सेक्टर, पीयर टू पीयर अगर ग्रुप में आप चेक करो, तो जो गुजरात पीपावाव है या फिर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा है या फिर जो बाकी पोर्ट कंपनीज है, वो आपको यहाँ से कम अडानी पोर्ट से आपको दिखेगा कि 30% ज्यादा वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अडानी पोर्ट्स का है, जो फैसिलिटी है, वो वर्ल्ड क्लास है। अब दिक्कत खाली यहाँ पे ये है कि जो जियो पोलिटिकल टेंशन चल रहे थे, उसके कारण जो वर्ल्ड ट्रेड हैम्पर हो रहा है, उसका खामियाजा स्टॉक को थोड़ा बहुत भुगतना पड़ रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब नहीं लग रहा है कि एस्केलेशन बहुत ज्यादा यहाँ से आने वाला है। अब वो तो बात की बात है, आए नहीं आए ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर आप बाकी ऑल थिंग्स पुट इक्वल, मुझे लग रहा है कि ये 1500 आपको कोई भी मूवमेंट दिखा सकता है। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं, एक काम और कर लेते हैं। कल टाइटन के चौथी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं और अनुमान कैसा है एक बार जरा ये भी समझ लेते हैं। विनी मोतीवाला हमारे साथ जुड़ रही है। विनी, गुड आफ्टरनून। जरा बताएं कैसे नंबर्स आ रहे हैं टाइटन के इस बार? तो ज्वेलरी रिटेलर टाइटन की बात करें तो यहाँ पे डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कंसोलिडेटेड बेसिस पे अराउंड 11% की। स्पेशली ज्वेलरी सेगमेंट की बात करें तो उनके Q4 अपडेट में उन्होंने बताया कि ज्वेलरी सेगमेंट में अराउंड 19% ग्रोथ दिखेगी। ये अकाउंट करता है 80% ऑफ द बिजनेस की। वॉचेस सेगमेंट में 7% की ग्रोथ है, पर आई वेयर, वहाँ पे आई केयर की जो सेगमेंट है वहाँ पे थोड़ी डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है 1% की। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। कॉमेंट्री क्या है इसकी आगे जाते हुए और वॉच आउट करेंगे ये इंपॉर्टेंट फैक्टर। न्यू बिजनेसेस, न्यू ग्रोथ इंजन्स बात करें जैसे कैरेट लेन, वहाँ पे अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ये टाइम अराउंड, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। और ओवरऑल बात करें तो EBITDA मार्जिन्स में थोड़ी ही ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि ओवरऑल जो गोल्ड प्राइसेस की चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है वॉच आउट करने के लिए। तो मार्जिनल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है EBITDA मार्जिन्स में, पर ज्वेलरी EBIT मार्जिन्स में थोड़ी सी सबड्यूनेस होगी क्योंकि गोल्ड प्राइसेस बढ़ गए थे। तो सेल्स मिक्स कैसे चेंज होता है उसकी वजह से EBITDA मार्जिन्स की थोड़ी इम्पैक्ट आती है। तो यस, टाइटन के नंबर्स एक्सपेक्टेड है, डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ ओवरऑल बेसिस पे एक्सपेक्टेड है। और कमेंट्री में वॉच आउट करेंगे कि डिमांड ट्रेंड्स कैसे है, आउटलुक कैसी है, प्रोडक्ट मिक्स और स्टैंडर्ड रेशियो क्या आते हैं, और सस्टेनेबल वॉल्यूम ग्रोथ है कंपनी का क्या आगे जाते हुए। ठीक है विनी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सारी की सारी डिटेल देने के लिए। एक बार विवेक सर आप चेक कर लेंगे, सारे नंबर्स हमने दिखा दिए, आप जब बोलेंगे तब भी नंबर्स फायर हो रहे होंगे स्क्रीन पर कि कैसा अनुमान हमने बनाया है। एक बार जरा आपका कमेंट चाहिए इसके नंबर से ठीक पहले। देखिए, जो गोल्ड प्राइसेस है उसका एडवांटेज टाइटन को मिलने वाला है, और मुझे लग रहा है कि अगर सिंगल डिजिट या फिर लोअर डबल डिजिट रहता है, जो आपका भी अनुमान है करीबन 10 से 11%, तो ये खाली मार्केट एक्सपेक्टेशन होगा। और उसके बाद में हो सकता है कि स्टॉक में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज आज स्टॉक इस रनअप के बाद काफी मुझे तो कॉस्टली लग रहा है। दूसरी चीज ये है कि गोल्ड प्राइसेस एक्सपेक्टेशन जो बाजार में है आज के दिन ये है कि काफी पीक मार चुका है, और अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन वहां पे भी अगर कम होते हैं तो गोल्ड प्राइसेस थोड़ा बहुत नीचे आएंगे, और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको स्टॉक पे शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। तो लॉन्गर टर्म के लिए मैं बहुत बुलिश हूँ टाइटन पे, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है थोड़ा बहुत। शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। एक काम करते हैं, क्रूड के इम्पैक्ट वाले शेयर तो आज चल ही रहे हैं, आप चौतरफा इम्पैक्ट देख सकते हैं उसका, क्योंकि BPCL, HPCL, IOC ऑल मार्केटिंग वाले शेयर चल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप एविएशन में देखेंगे तो इंटरग्लोब एविएशन भी चल रहा है। हालांकि ETF के दामों में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इसको डिस्काउंट करके चल रहे हैं, क्योंकि जितने स्पीड से क्रूड के दाम घटे हैं, $89 से धीरे धीरे और देखेंगे $83 के भाव आ गए हैं, तो शायद ETF की कीमतों में कटौती होनी चाहिए आगे। इस उम्मीद में शायद इंटरग्लोब एविएशन भी चल रहा है। पेंट में भी अच्छी चमक है, हम देख रहे हैं कि एशियन पेंट्स, कांसाई नेरोलैक, बर्जर, ये तमाम शेयर चल रहे हैं। एशियन पेंट्स तो आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में भी ये शामिल है। आप जरा चेक करके बताइए इस पे रत्नेश जी, पेंट में अगर बेहतर आपको लग रहा है तो वो कौन सा शेयर है, कहां पर मौके बन सकते हैं?
अगर पेंट में पर्टिकुलर पेंट सेक्टर में देखें तो जो मेन मैं कंपेयर करना चाहूँगा वो है एशियन पेंट और बर्जर पेंट में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट के लिहाज से करना चाहता है तो ही इसमें थोड़ा सा हाथ लेना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग के लिहाज से थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट है। तो एशियन पेंट मुझे ऐसा लगता है कि अपने मल्टीपल सपोर्ट 2700 रुपये का एक सपोर्ट लेकर काफी अच्छा उसमें स्ट्रेंथ दिखने को मिल सकती है, जो कि 31 रुपये तक आ सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी मेरी 2900 रुपये, और टारगेट बनेंगे 3100 रुपये के। ठीक है, 2900 का स्टॉप लॉस, 3100 रुपए की टारगेट। पेंट में एशियन पेंट्स बड़े के साथ जाएं। पेंट के साथ आज वैसे टायर भी चल रहे हैं, क्योंकि टायर भी बेनिफिशियरी होते हैं। अगर क्रूड अगर नीचे आता है, क्योंकि टायर के मैन्युफैक्चरिंग में क्रूड के डेरिवेटिव्स का यूज़ होता है, इसके चलते ये भी आज हम देख रहे हैं कि आप सीट देख लीजिए या फिर जेके टायर देख लीजिए, आपको ये चलते हुए ये शेयर दिखाई देंगे। लेकिन कल कौन से इवेंट्स फोकस में होंगे जिस पर हमारी नज़र रखनी चाहिए, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी तृप्ति जुड़ गई हैं। तृप्ति, बताइए कल फोकस में क्या होगा, क्या होंगे ट्रिगर्स? जी हाँ, तो कल के लिए जिन क्यूज़ और इवेंट्स पर नज़र रहना चाहिए उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ग्लोबल अपडेट लेते हैं। तो अमेरिका में कल बेरोजगारी के आंकड़े आने वाले हैं। इसी के साथ चीन और जापान के बाजार कल बंद रहेंगे। चीन के बाजार लेबर डे के मौके पर और जापान के बाजार कॉन्स्टिट्यूशन डे के मौके पर बंद रहेंगे। इसी के साथ अब भारतीय बाजारों का अपडेट ले लेते हैं। तो कंपनी एबीबी इंडिया में कल एक एजीएम होने जा रही है, और इसी के साथ कल कंपनी में डिविडेंड के लिए शेयर खरीदारी का भी आखिरी दिन होगा, जिसके चलते फोकस में रहेगी। अब टिप्स इंडस्ट्रीज का कल बायबैक कल बंद होने जा रहा है, इसके लिए ये नज़र पर रहेगा। अब क्वार्टर 4 के नतीजों की बात कर लेते हैं। तो कंपनी टाइटन अपने क्वार्टर 4 के कल नतीजे जारी करेगी, और दूसरी कंपनीज की बात करें तो एमआरएफ, कार्बोरेंडम, यूनिवर्सल, टाटा टेक, एप्टस वैली, रेमन, गोदरेज प्रॉपर्टीज भी कल अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी करेगी। ठीक है, ये तमाम नतीजे भी फोकस में होंगे, जिसमें कि निफ्टी में तो हमने आपको बता दिया कि कौन कौन सी कंपनी फोकस में रहेगी, और नतीजों का हमने अनुमान भी आपके सामने रख दिया। एक व्यू चाहिए आपसे संतोष जी, चूंकि ऑटोज चल रहे हैं, टाटा मोटर पर जरा व्यू दीजिए। कैसा शेयर लग रहा है आपको टाटा मोटर्स का, और कितनी आपको संभावना दिख रही है इसमें तेजी की? 1028 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अपने 52 वीक हाई से बस थोड़ी मोड़ी ही दूर है। क्या आपको स्ट्रेंथ दिख रही है इसमें? यश अभिषेक, स्ट्रेंथ बनी हुई है। स्टॉक पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन में ओवरऑल रेंज देखे तो ऊपर 1040 से 1060 के बीच में अटक रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर बुलिश है, कभी भी निकाल सकता है ये जोन। जिस दिन ये निकालेगा 1040 से 1060 का जोन, हमको एक 1150 से 1200 तक की रैली भी देखने को मिल सकती है। नीचे अब मुझे लगता है 980 से 960 का जो एरिया है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। कुछ ज़्यादा शेयर्स तो मेरे पास है नहीं पूछने के लिए, और मैं पूछूंगा अभी नहीं, क्योंकि सिर्फ 2 ही मिनट रह गए मार्केट बंद होने में। एक चीज़ मैं पता कर लेता हूँ, ये रत्नेश जी, ये वेल्सपन और अमृतांजन दोनों में से अगर प्रॉफिट बुक करना चाहे कर ले क्या? 15 मिनट और 30 मिनट के चार्ट पे मेरे को लग रहा है कि थोड़ा खिंच भी गया है मामला। कर लेंगे प्रॉफिट बुक, कर लें सर, या फिर वीटीएसटी करूँ दोनों में, वेल्सपन कॉर्प और अमृतांजन में? जो अगर हमारे लेवल पे किसी ने खरीदा होगा जब हमने बाइंग की थी, तो उसको फिर प्रॉफिट स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए अपना। अमृतांजन में मैं कोई स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाने की सलाह दूंगा 770 रुपए की, और वेलकॉप में लगाने की सलाह दूंगा मैं 600 रुपए की। एक में 600, एक में 770 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगवा रहे हो आप, इसका मतलब होल्ड करवा रहे हो। स्ट्रेंथ आपको लग रही है, मार्केट में वैसी कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लोजिंग खराब नहीं है, लेकिन आज की क्लोजिंग में सिर्फ एक ही पॉइंट का मेरे को सिर्फ सिल्वर लाइनिंग दिख रही है, वो है 650। कल हमने 604, उससे पहले 643, आज हम 657 अभी दिख रहा है मेरे को, और अगले 1 मिनट में शायद 650 पे ही हम बंद होंगे। तो डॉट उस 650 पे जाके हम बंद हो रहे हैं, जिसका रेजिस्टेंस मैं मानता हूँ पिछले 3 दिन से हमने इंट्राडे कई बार पार किया, बट क्लोजिंग पे पार नहीं कर रहे थे। दूसरी बात, इंडिया विक्स 4% बढ़ने के बाद 13.5 हो गया है। अब आपकी इम्पायर्ड वॉलिटिटी 1% की, मैंने सुबह भी आपकी बात नोटिस करवाई थी। अगर 1% की इम्पायर्ड वॉलिटिटी है 49,000 के इंडेक्स में, 450 से 500 पॉइंट तो बैंक निफ्टी देखेगा भी नहीं, देखेगा नहीं। आप तो समझ ही नहीं पाओगे इतने में, तो जितने में तो ट्रेड होकर ख़त्म भी हो जाएगा। तो इसलिए एल्गो ट्रेडिंग्स जिनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो ज़रूर इसका फ़ायदा ले ही रहे हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है, क्योंकि सेबी रेगुलेशंस नहीं है, इसलिए मैं इस पर सीधा तो नहीं कहूँगा, बट हाँ कुछ सॉफ्टवेयर्स की आप हेल्प लो, अगर आपको वो पता लगते हैं तो, समझ में आता है तो, विद स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर कि ये ख़तरनाक होते हैं। आप थोड़ा सा चेक वेक करके ही सब कुछ इस्तेमाल करना, क्योंकि वॉलिटिटी अच्छी है और फास्ट है।
ठीक है सिस्टम में, और ऑप्शंस ट्रेडर्स को तो ज़रूर करना चाहिए ये काम अगर सीधा फ्यूचर्स वाले नहीं कर रहे हैं तो। एडवांस क्लाइंट 1100 शेयरों का है, करीब 50 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड हो रहा है इस समय। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 150 पॉइंट नीचे है, लेकिन बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट एरिया आपको सुबह हमने नोटिस कराया था, वो था 49,200, एग्जैक्टली 49,200 के ऊपर जाके बंद हो रहा है। और निफ्टी का एक रेजिस्टेंस एरिया बताया था 22,650, एग्जैक्टली 22,657 पे जाके बंद हो रहा है। तो एक रेजिस्टेंस पे बंद हो रहा है और एक सपोर्ट पे बंद हो रहा है। ये पलटी मारेंगे कल, देखते हैं, नहीं भी मारेंगे तो दोनों के पास अच्छी चीज़ है, एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, एक सपोर्ट के पुल बैक देगा, जैसे भी आपको ठीक लगे, जैसे आप इसे समझना चाहें वैसे समझ सकते हैं। कुल मिला के आज के जो गेनर्स हैं लूजर्स हैं मैं फटाफट से पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद हम इस शो को वाइंड कर देंगे। आज जो बढ़ने वाले शेयर्स जिसका दबदबा था ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, पावर ग्रिड, एशियन पेंट्स का था, बजाज ऑटो भी चला, और आज दिन खराब था कोटक का, कोई खास रिकवरी नहीं लेकिन डैमेज भी लिमिटेड था। भारतीय एयरटेल, एक्सिस, HDFC लाइफ जैसे शेयर्स भी आज नीचे ही बंद हुए हैं। पावर ग्रिड, M&M और ग्रासिम ने आज साल का नया हाई टेस्ट किया, और बढ़ने वाले शेयर्स में रेमंड्स का दिन आज अच्छा था, 9% ऊपर। REC के फिनटेक, इंडिया मार्ट जैसे शेयर्स भी करीब 8% चले। गोदरेज इंडस्ट्रीज ये बंटवारे के बाद आज 7% नीचे, और GM फाइनेंशियल्स भी आज 4%। कैस्ट्रॉल भी टूटा। साल का हाई लगाने वाले शेयर बने ट्रेंट, कार्बोरेंडम, यूनिवर्सल, REC और रेमंड। बहुत बहुत शुक्रिया रत्नेश जी, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। संतोष सर आपका भी शुक्रिया आज समय निकालने के लिए। विवेक सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और ध्वनि आपका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल मेरे को और अभिषेक को इजाज़त दीजिए, नमस्ते।